वालेकुम ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी जनाब, आवाज आ रही है मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। बस बेटा 1 मिनट रुक जाओ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में हमने सर प्रोफेसर स्केप्टिसिज्म को कवर किया था, याद आ रहा? और उसमें हमने कुछ सिनेरियोज देख रहे थे हम कि कहाँ हमने प्रोफेसर स्केप्टिसिज्म का जो है वो हिसाब किताब देखना है। तो मैं जरा पूछना शुरू करता हूँ भैया। चीजें तो आप लोगों को याद ही होंगी, है? रोज के रोज आप घर जाके चीजें देख रहे हो और याद कर रहे हो, माशाल्लाह। ठीक है जी। अभी जब हम इसके पास पेपर देखेंगे तो आपने फरफर जवाब देना है। हाँ, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पे दुनिया कायम है सर, आप भी कायम रहे। अच्छा जी। हाँ भैया, हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा था कि सर हमारे पास क्वेश्चन इन माइंड होना चाहिए। प्रोफेसर स्केप्टिज्म का मतलब ये है कि हम एविडेंस के ऊपर और हालात के ऊपर चीजों को देखेंगे, रादर देन कि हम ये करें कि एक प्री कंसीव माइंड से जाएं कि जी यार ये बंदा दाढ़ी वाला है तो ये बहुत अच्छा इंसान होगा, और ये बंदा ऐसा है तो सर 10 साल से मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, एक गलती मैंने आइडेंटिफाई की। 11वें साल जब मैं उसके ऑडिट पे जाऊं तो क्या मुझे ये सोच के जाना चाहिए जब 10 साल में कुछ नहीं किया तो 11वें साल में क्या करेगा? नहीं, मुझे क्या अज्यूम करना है, 11वां साल एक नया साल है। ठीक है जी, हालात नए। मुझे हर दफा ऑडिट जाके ऐसे करना है जैसे मेरा बेसिस जीरो, यानी सर इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी पहली दफा जा रहा हूँ ऑडिट करने के लिए, मैं पूरे हालात देखूंगा, एविडेंस जमा करूंगा। याद आ रहा है? अच्छा भाई, क्लासेस का शेड्यूल फिक्स हो चुका है, अगले वीक से आपको फिक्स टाइम टेबल मिल जाएगा। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं यार 15 दिन में आ जाएगा रमजान, ठीक है जी। और फिर वो टाइम टेबल जो है ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू ये कि हमने अफ्तार से कोई घंटा पहले क्लास खत्म करने का प्लान किया, ठीक है जी। और रमजान में मुझे पता है फिजिकल अटेंडेंस इतनी नहीं होती है, लोग जनरली जो है वो ऑनलाइन, और उसका भी फिर एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसका भी सुपरलेटिव डिग्री, 15-15 एक साथ देखना, ठीक है ना? तो है, लोग देख सकते हैं, 10-10 लेक्चर भी आप देख सकते हो दिन में। ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप ऐसा करो, मैंने देखे। मैंने जब ऑडिट शुरू किया था, मैंने मार्केट के एक एक टीचर के सारे सारे लेक्चर सुने, थोड़े मोड़े नहीं, सारे सारे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक चीज सुनी। फिर हमने सोचा कि हमने जिस तरह डिजाइन करना है उसमें ऐसा हो कि हमसे पढ़ने के बाद दुनिया जान से आप जाके पढ़ो तो आपको मजा नहीं आए। तो हमने ये रख के कोर्स डिजाइन किया, ठीक है जी। सॉरी अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग आपने जो है वो चीजें देखी हैं तो सॉरी उसके लिए।
पैसे दे के देखिए जी। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। 10 साल ऑडिट करने का मतलब ये होता है महाव्रतन का, वैसे 7 साल के बाद ऑर्डर रिप्लेस करना जरूरी है, ठीक है जी। कुछ कंपनी में 5 साल नहीं, वो मसला ये है कि आपको स्टाफ चेंज करना पड़ता है, फर्म और पार्टनर चेंज नहीं होते जल्दी, ठीक है। फर्म पार्टनर चेंज हो जाता है कभी कभी, लेकिन बड़ी जैसे बैंक्स हैं उसमें आप 5 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, फिर आपको जो है वो चेंज कर देते हैं। स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है 5 साल से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट नहीं कर सकते, फिर फॉर्म स्विच होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नॉन उसमें जो है वो अलाउड है कि आप पार्टनर चेंज करें, ठीक है ना, आपको मना नहीं करता, वो कहता है जी 5 सालों में पार्टनर चेंज कर दें, कोई मसला नहीं, वहां तो फॉर्म ही चेंज करना पड़ जाता है कॉन्सेप्ट में, क्यों, पैसा इन्वॉल्व है पब्लिक का, बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब ये मैंने आपको 3 चीजें इसमें बताई थी, सबको क्वेश्चन करना है, सब चीजों के लिए क्वेश्चन करना है, और सर जी सर अजम्पशन नहीं लेनी हमें किसी चीज की, ठीक है, हमने सारी चीजें। अच्छा, फिर अलर्ट रहना सर, हमने किसमें सर, हमने सिग्नल्स पकड़ने जो हमें इशारा देंगे जी कि मिस स्टेटमेंट हुआ या फ्रॉड हुआ, ठीक है जी। और हमने सर लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है चीजों के बीच, याद आ रहा सर। फिर हमने जितना भी एविडेंस जमा करना है उसको corroborate करना है, ठीक है जी। और एक एक चीज पे हमने मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने, और मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर से जो एविडेंस जनरेट हो उनको क्या करना है सर, कंपेयर करना है, क्रॉस एग्जामिन करना है, ताकि ऑडिट एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो स्टेब्लिश हो सके। सर मैंने आपको ये बताया था कि ये 15-16 एरियाज हैं, 20 हैं, ठीक है, मैंने 15 यहाँ लिस्ट किए, 5 जो है वो ऐसे हैं जो हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड पढ़ते हुए देखना है। सर ये 20 एरियाज हैं, ये मैंने सारे स्टैंडर्ड से जमा किए, ठीक है जी। इन 20 एरियाज में जगह जगह लिखा है कि आपको अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हाई रखना है, ठीक है जी। और मैं फिर आपको बताऊं, पेपर में अगर ये सवाल आएगा, एक केस आया जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक लाइन यहाँ जरूर लिखनी है कि ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इधर ऑप्टिमम रखना, ठीक है जी। हमने लास्ट क्लास में 6 केसेस देख लिए थे, ठीक है जी। आए जरा सर 7वें केस को हम देखते हैं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर 7वां केस है हमारे पास, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सर अगर मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे जाऊं और मुझे वहां नजर आए कि इसके कंट्रोल वीक है, वीक कंट्रोल का मतलब सर मिसाल के तौर पर आप एआरटीटी में फी जमा कराते हो, गौर से सुनना, जो बंदा फी कलेक्ट कर रहा है उसी ने फी कलेक्ट की, उसी ने आपको पर्ची बना के दी, पर्ची काट के आपको दी, उसी बंदे ने सर सिस्टम में एंट्री डाली, और फिर वही बंदा जाके पैसे बैंक में जमा भी करा रहा है। मुझे पता इसमें मसला क्या है सर, उस बंदे ने फीस लेके अपनी जेब में डाल देनी थी ना, पर्ची बना भी देता, 2 नंबर पर्ची आपको बना के दे देता, सिस्टम में एंट्री डालना नहीं डालता हो सर, सिस्टम में एंट्री नहीं डलती तो लेजर में एंट्री नहीं आती, साल के एंड पे आपकी सारी चीजें टाई होती, बस वो पैसे जो वो जेब में लेके भागा है ना। तो मुझे एक बात बताएं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर? जहां आपको नजर आ रहा है कि सर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस है जहां पर लोगों को लगाना जरूरी है, अब मुझे बताएं इस केस में फ्रॉड क्यों नहीं होगा? एक बंदा पैसे आपको ला के दे, पैसे कलेक्ट करे, पर्ची बनाए, दूसरा बंदा क्या करे, उस पर्ची को देख के एंट्री पास करे, ठीक है जी। और रोज सर बंदा एक एंट्री पास करता है, पैसे एक कलेक्ट करता है, एंट्री एक पास करता है, पैसे दूसरे कलेक्ट करता है, फिर शाम में क्या होता है, तीसरे बंदे के पास ये सारे पैसे जमा होते हैं, और वो चेक करता है कि दिन में इतनी पर्चियां बनी, इतने पैसे आए, पर्चियां प्री नंबर थी। तो मुझे बता इससे क्या होगा, कंट्रोल्स क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स के अंदर फ्रॉड होने का चांस नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होने का चांस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स चोरी होने का चांस, ठीक है जी। तो नहीं है सर। अब मुझे एक बात बताएं सर, जहां कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है उधर फ्रॉड और एरर का चांस, जहां कंट्रोल वीक है वहां फ्रॉड और एरर का चांस। सर एक जमाने में हम स्टॉक एक्सचेंज जाया करते थे ना, ये स्टॉक एक्सचेंज का मैं आपको सही वाकया बता रहा हूँ, तो हम जाते थे ना, तो वो चेकिंग करते हुए पता क्या करता था, जाओ, मैं कहता था मैं पाऊं पे बम बांध के आ जाऊं तो है, इधर मैं यहाँ बम चिपका के आ जाऊं तो, अच्छा बैग को यूं यूं करता था, मैंने कहा किस चीज के इंतजार में, वो कार्टन में बम ले गया हूं। सर जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ ना, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यार इनका कंट्रोल इतना वीक है, इतना वीक है, और उनको जो आए होंगे हमला करना उनको भी पता होगा, तो के मैं वहां जो है ना वो जो रैपिड फोर्स वाले वहां मौजूद थे, वो सुबह सुबह के वक्त हाई प्रोफाइल लोग आ रहे होते हैं वहां मौजूद होते, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मार दिया, ठीक है जी। हमारा एक मोहल्लेदार बीच में शहीद भी हो गया,
जो दाढ़ी वाले पुलिस वाले एसआई का इंतकाल हुआ, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे। तो सर अब मुझे बताओ, आप एक क्लाइंट पे जा रहे हो जहाँ कंट्रोल इस हद तक वीक है कि मालिक ने पैसे उठाए, अकाउंटेंट ने कहा सर एंट्री तो डाल दें, साइन तो कर दें, मुझसे साइन करवाएगा तू? ऐसा होता ना यार डीडी, मैं पैसे लेने जा रहा होता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, 10,000 रुपए लेके जा रहा हूँ, वो भागता हुआ आता सर उसको साइन करना, तो मैं क्या करता हूँ, उसको साइन कर देता हूँ। क्यों? कि यार अगर मैं टोन सेट नहीं करूंगा कि कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट है, तो सर फिर नीचे वाले भी क्या करेंगे, कंट्रोल्स का वही बुरा हाल करेंगे जो मैं करूंगा। तो टोन ऊपर से सेट होती, तो मुझे बताओ अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ कंट्रोल स्ट्रांग है, तो मुझे बताओ सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेरा रीजनेबल भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां मैं देखूं कि यार कंट्रोल्स वीक है, ठीक है जी, तो फिर सर मुझे अपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के लेवल को सिग्निफिकेंटली सवाल में बहुत पूछूंगा, चीजों को कोरॉबरेट करूंगा, और मैं सर काम ज्यादा करूंगा, आंखें खोल के रखूंगा। ऐसा तो मुझे बताओ सर, क्या कंट्रोल्स का स्ट्रांग होना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से लिंक्ड है? हाँ सर, स्ट्रांग कंट्रोल्स, वीक कंट्रोल्स, आपको क्या करना है सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को हाई रखना। ऐसा तो सर हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है जी, एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये क्या होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? जो हायर मैनेजमेंट है वो खुद ही कंट्रोल का बेड़ा गर्क कर रही है, तो छोटा आदमी क्या सोचेगा? जब मालिक ही ऐसा है तो यार हमें भी तो कोई परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सुबह वक्त पे आऊं, डॉट वक्त पे आऊं, टोन सेट हो जाएगी, नीचे वाले लोग भी क्या करेंगे? मैं 12 बजे आ रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं कि 11 बजे आना है, तो मामला नहीं बनेगा। तो याद रखना, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल्स को रिस्पेक्ट देती है ना, एक सीईओ आता है सर और वो प्रॉपर चेकिंग करवा के कंपनी में घुसता है, क्या इंडिकेट कर रहा है? अब मुझे एक बात बताओ सर, जिस वक्त सेल्स होती है उसी वक्त इनवॉइस बनती है, उसी वक्त लेजर में एंट्रीज डलती है, डिले नहीं करते। मुझे बताओ कंट्रोल अच्छा है? व्हाट इफ सर जो बंदा गुड्स बेच रहा है वो डिस्पैच किए जा रहा है, एंट्री नहीं डालता सिस्टम, वो कहता है एंट्री में सर महीने के एंड में या दिन के एंड में डालूंगा, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई सेल्स क्या हो सकती है, मिस हो सकती है। तो मुझे एक बात बताएं, कंट्रोल्स अगर वीक है तो हमें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या रखना? याद रखना सर, दो चीजें इसमें दिमाग में रखना, ऑल्टरसिव कंट्रोल्स में ना ये दो चीजें बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता है। एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है जी, ये ड्यूटीज बटी हुई हैं, फ्रॉड होने का चांस कम है। और दूसरा, ऊपर की मैनेजमेंट का जनरल एटीट्यूड क्या कंट्रोल्स की तरफ, ऐसा है? अब बताएं सर, पक्का हो गया? अब मैं रोज लगाऊं तो क्या होगा? सबके बाप को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं लगा रहा हूं तो तुम कौन हो? मेरे बच्चों, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है बेटा? अब क्लियर है? हाँ जी। तो मुझे बताएं, दो चीजें, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये दो बड़े 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 मसले हैं। ऐसा है, अगर मैं किसी कंपनी में जाऊं, मुझे नजर आए कि ये सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल की परवाह नहीं करती, तो मुझे अपने आप को ज्यादा अलर्ट रखना, ठीक है जी। अब बताएं सर, इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट करता क्या है, और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है?
सुनो सुनो जरा दोस्त, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। सर ये हमारे ना 5 डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर, ऑफिस के अंदर। ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। से मिसाल के तौर पर ये रिसर्च डिपार्टमेंट है, से मिसाल के तौर पर ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ये हमारा इंटरनल ऑडिट है, ठीक है जी। ओवरहेड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, दोबारा सुन लो। ओवरहेड ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल्स की परवाह ही नहीं करे, ठीक है जी। तो मुझे बताओ, नीचे जूनियर मैनेजमेंट कंट्रोल की परवाह करेगी है? जूनियर मैनेजमेंट कंट्रोल की परवाह करेगी? सीनियर मैनेजमेंट ही बेड़ा गर्क करके बैठी हुई है, ठीक है जी। जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, वो अप्लाई नहीं करती है। तो हमें क्या नजर आएगा यार, जब मालिक के ऊपर ऐसा है तो नीचे वाले लोगों के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट होगी या नहीं होगी? ऐसा तो मैं कहूंगा जनाब, जो कंट्रोल लगे हुए वो क्या हो रहा है, बार बार ओवरराइड हो रहे हैं। सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल का ख्याल ही नहीं रखती है, ठीक है जी। कैश में डीलिंग कर रही है सीनियर मैनेजमेंट, पैसे उठा के मालिक घर ले जाता है, 6-6 दिन एंट्रीज नहीं डलती है। तो मुझे बताओ क्या इंडिकेट कर रही है कि मैनेजमेंट का, सीनियर टॉप मैनेजमेंट है वही आरामखोर है। तो नीचे वाले लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, उनके अंदर कोई मतलब ऐसा हिसाब किताब होगा कि वो कंट्रोल्स का पास रखते होंगे, कंट्रोल्स का जो लिहाज रखते होंगे? नहीं। अच्छा जी, हम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पे बात कर रहे हैं। देखो इंटरनल ऑडिटर होता कौन है, पहले दिन हमने डिस्कस किया था, हु इज एन इंटरनल ऑडिटर। शाबाश, ऑनलाइन में लोग बताओ इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? सर वो जो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होता है, किस चीज के लिए? डेली बेसिस पे काम देखने के लिए, ऐसा। अब बताओ इंटरनल ऑडिट का काम क्या होता है? कंपनी के अंदर वो मौजूद रहेगा और सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करेगा। ये दो किस्म के ऑडिट करता है, एक होता है प्री ऑडिट और एक जनाब, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ गई? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्या मेरी आवाज आ रही है? किसकी को नानी मर गई? हाँ जी, आ गई आवाज? चला, चलो जी। सर बोर्ड पे देखें दोस्त, प्लीज बोर्ड पे देखें। चलो जी, लाइट चली गई थी। पॉइंट नंबर 8 मैंने अभी समझाया ही नहीं है। 8 है ना? 8 है, चलो जी।
दोबारा बोर्ड पे प्लीज, बिल्कुल खामोश मेरा बच्चा। देखो इंटरनल ऑडिटर के जिम्मे दो काम होते हैं आमतौर पे, एक होता है प्री ऑडिट, एक होता है पोस्ट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर मौजूद है, कंपनी का अपना ऑडिटर है, ठीक है जी। ये रिपोर्ट किसको करता है? सर डायरेक्टर्स में भी, कुछ डायरेक्टर्स को, सबको नहीं। अब मुझे बताओ सर, मैं आपसे कहता हूं, हमने इस इंटरनल ऑडिटर को ये कहा है, साल में 4 क्वार्टर हैं, पहले क्वार्टर में इन दोनों को ऑडिट करो, दूसरे क्वार्टर में इन दोनों को ऑडिट करो, तीसरे क्वार्टर में इन दोनों को ऑडिट करो, चौथे क्वार्टर में इन दोनों को ऑडिट करो। हम करते ये कोशिश करते हैं कि 3 साल के दौरान हर डिपार्टमेंट 3-3, 4-4 दफा ऑडिट हो जाए। हर क्वार्टर में हर एक का ऑडिट नहीं होगा, कुछ काम होते हैं जो प्री ऑडिट होते हैं। प्री ऑडिट का मतलब काम चल रहा होता है, इंटरनल ऑडिटर बराबर में बैठ के देख रहा होता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। पोस्ट ऑडिट का क्या मतलब है? अच्छा मुझे बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? सिर्फ पोस्ट ऑडिट करता है, वो प्री ऑडिट नहीं करता। वो प्री ऑडिट सिर्फ कौन सा ऑडिट करता है? वो पोस्ट ऑडिट करता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल ऑडिट अगर किसी कंपनी में आप जाओ और मौजूद हो और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनती हो, प्रॉपर्ली सर उनकी मीटिंग्स होती हो, वो प्रॉपर्ली डायरेक्टर्स को बताते हो जाके कंपनी में क्या हो रहा है, आप उनके पास गए, आपको खदे रिपोर्ट से नजर आए, आपको काम नजर आया, मुझे तो आपको अंदर से एक इत्मीनान होगा क्या यार मामला ऐसे हैं जो हमारे से पहले भी मॉनिटर हो रहे। लेकिन अगर मैं जाऊं और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो ही ना, तो सर मुझे क्या नजर आएगा? क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है? हाँ सर, पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज के लिए बनाना जरूरी है, बाकियों के लिए बनाना जरूरी नहीं है। सर बाकी क्यों बनाते हैं फिर? इसलिए बनाते हैं ताकि उनको प्रॉपर्ली पता चलता रहे, डायरेक्टर्स को जिनके पैसे लगे हुए हैं, यार मामला नीचे सही चल रहे हैं या नहीं। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो बीइंग एन ऑडिटर मेरे ध्यान में पहली चीज क्या आएगी कि इनको पूरे साल किसी ने चेक नहीं किया, पूरे साल ये जो है वो आवारा सांड की तरह काम करते रहे। तो मुझे बताओ अब क्या करना है? मुझे जाके चीजों को सुपर अलर्ट होकर देखना है या हल्के रखे देखना है? तो मुझे एक बात बताएं, अगर इंटरनल ऑडिट है ही नहीं, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? चलो जी, क्लियर हो गया। अब बताएं सर, सुने सुने सुने, मैं और इस सवाल को और रिफाइन करता हूं। एक जगह इंटरनल ऑडिट है जो प्री ऑडिट चीजों को देखता है, प्री ऑडिट भी देखता है, पोस्ट ऑडिट भी देखता है, और एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ पोस्ट ऑडिट देखता है। तो मुझे बताओ कंपैरेटिवली मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां हाई रखना है? सर जहां प्री ऑडिट भी होता है वहां हाई नहीं रखना, जहां पोस्ट ऑडिट है, सिर्फ पोस्ट ऑडिट है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा जी, चलो जी मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ प्यारा भाई, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा फिर मेरे पास है तीसरी चीज, सॉरी 9वां पॉइंट, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। जल्दी से मेरा ये वाला भाई बताएगा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है। ये वाला भाई इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी किसको बोलते हैं? पहला सवाल तुमसे प्रोफेशनल के टेस्ट में पूछा जाएगा, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इंटेग्रिटी में कहां रेट करते खुद को? इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, कहां रैंक करते हो? 1 बीइंग द बेस्ट, 10 बीइंग द लोएस्ट, कहां रैंक करते हो खुद को इंटेग्रिटी में? कहां रैंक करते हो? 10 का मतलब बिल्कुल चोर हो, तुम सफेद चोर। फिर 1 पे मतलब तो हाजी साहब हो, बिल्कुल तुमने कभी जिंदगी में कोई धोखा नहीं दिया किसी को। 3, देखो याद रखना, जब भी तुमसे फर्गूसन में सवाल पूछो ऑन द स्केल ऑफ इंटेग्रिटी वेयर डू यू रेट योरसेल्फ, हाईएस्ट रैंक बताना कि भाई मैं 100% ऑनेस्ट हूं। वो कहेगा तुम हाजी सना बोलो हूं, ठीक है जी। अब अगर वहां 1.5 होशियारी की ना कि नहीं सर मैं 3 पे हूं, तो वो कहेगा इट मींस यू आर 30% करप्ट, ठीक है जी। तो ये सुन लेना इस पे गालियां कि आप हाजी सना हाँ हूं, इस पे नहीं जाना कि नहीं 30% करप्ट हूं। मैं मानता हूं सर, अम्मी पैसे देती है दही लेने के लिए, मैं उसमें से हमेशा 10-15 रुपए चोरी कर लेता हूं, नहीं। ऑनेस्टली का मतलब, अब मुझे एक बात बताएं सर, लैक ऑफ इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट जमाने के हराम खोर तरीन लोग हैं, मैं अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे एक बात बताओ, मैं एसएसजीसी के ऑडिट पे जा रहा हूँ, उसके 3 डायरेक्टर्स के अगेंस्ट नैब के केसेस है। किसके? नैब के केसेस। तो मुझे बताओ वहां जाते हुए मेरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? सर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? आप सर मिसाल के तौर पे आप सीएफओ के रूम में जाते हो, आप उससे बात करते हो कि सर क्या लगता है आपको, हालात इंडस्ट्री कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है, वो आपको रीजनेबल जवाब दे रहा है।
आपने उससे पूछा सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा मैंने एमबीबीएस किया है और सिंध सिंध कौन सा ये जामशोरो यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीबीएस किया। हमने कहा आपने जामशोरो यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है? उससे कहा नहीं, इसके अलावा मैंने मैथ्स में बीएस भी किया। ब्रिलियंट, जबरदस्त जी। मुझे बताओ किस चीज का मसला है? कॉम्पिटेंस का से मसला क्या होगा? सर सीधी सी बात है सर, अगर कंपनी में 2 नंबरी चल रही होगी ना तो मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं, पता ही नहीं है मैनेजमेंट को यार इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मामला को टैक्स के मामला कैसे लेके चलने। तो सर अगर इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है तो एरर होने का चांस है, और सर अगर इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की वीक है तो फ्रॉड होने का चांस है। अब आपसे को पूछे कि जी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ना होने से नुकसान क्या? सीधा सीधा नुकसान है किसका? फ्रॉड का। अच्छा जी मैनेजमेंट बहुत हाजी साहब है लेकिन मासूम है, कॉम्पिटेंस में जो है वो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, फिर सर एरर होने के चांसेस है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से आपको कुछ भी नजर आया मैनेजमेंट ने, आपने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या रखना है, हाई रखना है। ये बात समझ आती है सर? ये बात समझ आती है? तुम लोग लिख नहीं रहे हो इसका मतलब है, हाँ लिख लो लिख लो जी। नहीं उसको बुलाना पड़ेगा, बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा जी। क्या चीज? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, एक बंदे की कॉम्पिटेंस हम कैसे गेज कर सकते हैं बीइंग एन ऑडिटर? सिर्फ 2 चीजों से, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से, बाकी तो मुझे अंदाजा नहीं है ना। एक मिसाल के तौर पर मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव जिस कंपनी में मैं काम करता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो बीएससी मैथ्स था, चीफ एग्जीक्यूटिव था। हमेशा जो क्रेडिट रेटिंग वाले आते थे ना वो इसको पॉइंट बना के जलील करके जाते थे, लेकिन उस बंदे की कॉम्पिटेंस बहुत थी, लेकिन उसकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन उसके बाद, ये कॉम्पिटेंस कब आती है सामने? जब आप उसके साथ बैठ के उसका काम देखते हो। ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं कि हमसे किस चीज से असेस करेंगे, क्वालिफिकेशन और सर एक्सपीरियंस उसका कितना, ठीक है जी, बाकी नहीं, बाकी नहीं हम डिक्लेयर कर देंगे कि भाई कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है जी। अब याद रखें सर, मुझे एक बात बताएं, इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों रखी? क्योंकि लॉ को पता है कि यार इस बंदे ये बंदा इतना कॉम्पिटेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो यार ये ऑडिट भी क्या कर लेगा, सही तरीके से कर लेगा। मुझे एक बात बताएं सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लैक ऑफ इंटेग्रिटी विल लीड टू फ्रॉड्स और सर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस विल लीड टू एरर। और ये दोनों केसेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकते हैं। तो हमने क्या रहना है सर, हाईली अलर्ट रहना, ऐसा जी। फिर मुझे एक बात बताएं सर, बेटा ये मैं फिर रिपीट कर दूं, ये 10 के 10 पॉइंट में ध्यान में रखने, हाँ निकालना नहीं है दिमाग से इसको, ठीक है जी। सर उसके बाद 10वां पॉइंट और उसके बाद फिर एक रिकैप। 10वां पॉइंट सर, पोर्टेबल एंड प्रेशियस इन्वेंटरी। जी किसी कंपनी में मैं जाता हूँ सर, सुनार का काम है उनका, बिजनेस है गोल्ड बेचने खरीदने का, तो मुझे बताओ मुझे बीइंग एन ऑर्डर मसला क्या है सर, क्या इशू है? देखिए सर, जहां प्रेशियस इन्वेंटरी होती है वहां फ्रॉड होने का चांस, वहां चोरी होने का चांस बहुत होता है, ठीक है जी। उन्होंने लगाए होते हैं क्या चीज, कंट्रोल्स। ऐसा कंट्रोल्स कैसे लगाते हैं सर? कैमरे लगे हुए, लोग बैठे हुए, गार्ड बैठे हुए। तो मुझे बताओ अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी का जो लैपटॉप बेचती है, महंगी इन्वेंट्री है उसके पास, एप्पल के मोबाइल फोन बेचती है, महंगी इन्वेंट्री है, तो मुझे सर 100% ये एश्योरेंस देने हैं कि वाकई इनके पास ये इन्वेंट्री मौजूद है और इतने सफिशिएंट कंट्रोल हैं जिसमें चोरी होने का चांस नहीं है। मुझे बीइंग ऑडिटर जाके वहां पर हाईली अलर्ट रहना है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं चला गया एक ऐसी कंपनी के पास जो गोल्ड बेच के खरीदती है, ठीक है जी। मुझे पता मेरी एक्सपर्टीज है गोल्ड को असेस करने के, कितने कैरेट का गोल्ड है, नहीं ना, तो बताओ मुझे कि किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब है ठीक ठाक काम करना पड़ेगा, अकेले मुझसे ये चीजें नहीं होंगी, मुझे सब लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुझे अपना प्रोफेशनल कैपेसिज्म, क्वेश्चन बहुत करने, अलर्ट रहना है मैंने, ठीक है जी। कहां पर मुझे बताओ सर, मैं जाता हूँ किसी ऐसी कंपनी में जहां पर सर प्लास्टिक की कुर्सियां बनती हैं, सर पूरे फैक्ट्री के बाद एक चौकीदार बैठा है, मुझे पता है चोर को अगर चोरी करने आना है तो साथ में 3 ट्रक लाने पड़ेंगे, कितनी कुर्सियां उठा के भागेगा? तो मतलब रिस्क नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है जी। अब बता सर मेरे पास, गौर से सुनना यार, देखो ये एक ऐसा सवाल है, गौर से सुनना। थोड़े टाइम पहले एक सवाल आया, पास पेपर का क्वेश्चन है, उसने प्रेशर इन्वेंटरी के ऊपर सवाल पूछा और अपने कमेंट्स में उसने लिखा कि यार ये एक ऐसी चीज थी जहां लैक ऑफ जो वो है प्रोफेशनल, क्या कहते हैं उसको, स्केप्टिसिज्म, वो मेंशन करना था कि ऑर्डर को इधर प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना था, ज्यादा स्केप्टिकल रहना था। अच्छा जी,
एक कंपनी में प्री ऑडिट भी होता है और पोस्ट ऑडिट भी होता है, और दूसरी कंपनी में सिर्फ पोस्ट ऑडिट होता है। तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म दूसरी कंपनी में ज्यादा रखना है आपने, ठीक है जी। वेरी गुड, गोल्ड होगा तो लेके भाग जाएंगे। चलो जी, हल्की, बहुत हल्की जनाब। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री एंड डेटर्स। जी जनाब, ये क्या है सर? सर मुझे एक बात बता, मैं कंपनी में जाता हूं और वहां पर इन्वेंट्री मुझे नजर आती है जमाने कदीम की, पुरानी पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, नुकसान क्या उसका? इतने अरसे से नहीं बिकी तो अभी कैसे बिकेगी? तो मुझे क्या करना है सर उसके अगेंस्ट? एनआरवी, एनआरवी लॉस बुक करने के लिए मुझे बहुत सारे एस्टिमेट्स निकालने पड़ेंगे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता नहीं बिकेगी कितने में, खर्चा कितना आएगा इसको बेचने पे। तो आम कंपनी के मुकाबले में मुझे यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी है और बहुत ज्यादा अलर्ट रह के काम करना है। सर पुराने पुराने रिसीवेबल्स 8-8 साल 6-6 साल से लोगों से रिसीवेबल बाकी है सर, पैसे लेने, बैलेंस कैलकुलेट करना है मुझे सर। एक आम कंपनी के मुकाबले में ज्यादा स्केप्टिकल रहना इधर, ऐसा। तो मुझे बताएं सर, इन्वेंट्री से रिलेटेड 2 पॉइंट मेरे ध्यान में रखने। पुरानी इन्वेंट्री प्रोफेशनल स्केप्टिकल रहना है मुझे, फ्रेशेस इन्वेंट्री ज्यादा स्केप्टिकल रहना है सर। और रिसीवेबल्स के लिए मैंने क्या दिमाग में रखना है सर? ओल्ड रिसीवेबल, पुराने रिसीवेबल, लॉन्ग ड्यू रिसीवेबल, ये भी मेरे लिए क्या है सर? अच्छा देखिए, इसके अंदर मैंने रखी है कुछ चीजें सर। ये है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एनआरवी एक्यूरेट कैलकुलेट करना उस स्टॉक का जो पुराना खराब हो चुका है, जो बिकने में मसला कर रहा है। और फिर उसके बाद सर उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन सर, रिसीवेबल्स की वैल्यूएशन, ये मेरे लिए क्या बनेगा सर? अजाब बनेगा। तो मुझे एक ऐसी कंपनी में जहां लॉन्ग ड्यू रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री मौजूद है, मुझे उधर प्रोफेशनली ज्यादा स्केप्टिकल रहना है, ऐसा है। अब बताएं सर, मैं यहाँ पर 11वें पॉइंट तक ना चीजें रोक रहा हूँ। जी मेरा बच्चा, देखो एक अलग चीज है वो एंटीक इन्वेंट्री, और एक अलग चीज है इन्वेंट्री की। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, आप किसी कंपनी में गए, आपको लैपटॉप नजर आए Core i3 के, और वो कह रहे हैं 70,000 रुपए का, आपके ध्यान में पहली चीज क्या आनी चाहिए? किस जमाने की बात कर रहे हो? Core i3 तो अभी 20,000 रुपए मिल रहा है, आपने उसको 70,000 रुपए में रखा हुआ। तो वहां आपने क्या करना है? लड़ाई झगड़ा शुरू करना है, क्वेश्चन करना है सर चीजों को। फिर आपने सर अलर्ट रहना है, आपने क्या करना है? चीजों की वैल्यूएशन करवानी है। सर ये सारे काम आप करो। तो आप एक कंपनी में जाते हो सर जहां पर आपको ब्रांड न्यू लैपटॉप नजर आते हैं, नए लैपटॉप नजर आते हैं, उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, चीजें बिकती आती जाती है, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो ऑडिटर वहां सुकून में रहता है। क्यों? जो इन्वेंट्री आई है वो करंट है, आराम से बिक भी जाएगी। पुरानी इन्वेंट्री नहीं बिकती है, ऐसा जी। बीइंग ऑल्टर प्रेशियस इन्वेंट्री चोरी करो तो पकड़े जाने का की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ऑर्डर पकड़ा गया था गुल अहमद, गुल अहमद टेक्सटाइल है ना, वो रोज क्या करता था? अपने से कपड़ा लपेटता था और चला जाता था। पकड़ा गया, पकड़ा तो उसकी देख लिया उसको कैसे, मतलब कोई उन्होंने मशीन थोड़ी लगाई थी कि आज जहां से गुजरेगा तो वजन आते और जाते हुए चेक होगा, ये नहीं। वो पकड़े गए, वो पकड़ा गया, ऑर्डर पकड़ा गया। एक और ऑर्डर पकड़ा गया था हमारे साथ, हमारे दोस्त का पकड़ा गया था। वो बेल्टेक्स को एक कंपनी है जो दस्ताने बनाती है, वो रोज एक पेयर जो दस्ताने होते हैं ना, जो गर्म चीजों को पकड़ने के काम आते हैं, वो कहते हैं अम्मी को चाहिए थे, मैं हर रोज 2 ले जाता था। ये तो मैं एक छोटी सी तफरी में एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रेशियस इन्वेंट्री अगर महंगी इन्वेंट्री हो तो क्लाइंट को क्या रखना चाहिए? कंट्रोल रखने पड़ेंगे ताकि ये रिस्क ना हो, ठीक है जी। ऐसा है कि नहीं है? एक दफा मैं क्लास में पढ़ा रहा था, नहीं मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा बताओ यार क्या कंट्रोल रखने चाहिए आप प्रेशियस इन्वेंट्री? बच्चे ने कहा कैमरा होना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड सर, गार्ड होने चाहिए, वेरी गुड। हमें पढ़ा के आगे बढ़ गया। फिर एक ने कहा सर और कोई कंट्रोल बता दें। मैंने कहा कुत्ता बिठा लो। मैंने उसकी तरफ यूं करके कहा कुत्ता बिठा लो, वो नाराज हो गया, ठीक है जी। जी जनाब, डेली काउंट करनी चाहिए इन्वेंट्री। हाँ, अभी वहाँ प्रोसीजर्स फिर आपको आउट करने पड़ेंगे। अच्छा सर सुने दो दोस्त, ये 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई, इसको हम निपटा के आगे बढ़े सर। देखिए मुझे एक बात बताया, मैं सिर्फ रीड करके आगे नहीं जाना चाह रहा, मैं एक एक पे आपको छोटी छोटी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीजें रहे, ठीक है। मुझे बताएं, मेरा कंपेटिटर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मुझे क्या नुकसान है? अच्छा मैं खुद भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो जो पुराने प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े उनकी सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेल कम होने से क्या नुकसान है? इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, बिकेगी नहीं, पड़ी रहेगी, जिससे क्या नुकसान है? उसकी एनआरवी गिर जाएगी, एनआरवी गिरने का क्या नुकसान है?
ऑडिटर को डिटेल कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी और असेस करना पड़ेगा कि इसमें कितना लॉस है। तो मुझे बताओ सर, जिस साल आप जाओ किसी कंपनी में और पता चले कि कंपैरेटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या आपने खुद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, पहली चीज जो ध्यान में होनी चाहिए वो क्या है? पुरानी इन्वेंट्री का क्या होगा, पुरानी इन्वेंट्री का क्या होगा, उसकी इंपेयरमेंट हमें देखना जरूरी हो गई है। ऐसा मुझे पता है किन इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सॉफ्टवेयर तो खैर है सर मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो ये मोबाइल फोन वगैरह, ऐसा है कि नहीं? मोबाइल फास्ट मूविंग है, लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सोनी ने एक वॉकमैन बनाया एक जमाने में, ये सोच के कि यार हम जो है ना वो, अच्छा वो वॉकमैन ऐसा होता था कि उसमें छोटी वाली डीवीडी डलती थी, बिल्कुल छोटी डीवीडी होती थी, इतनी छोटी सी डीवीडी होती थी, वो डलती थी उसके अंदर। तो उन्होंने वॉकमैन बनाया, तो 2003 की बात है ये। उन्होंने कहा यार हम ना पूरी एशियन मार्केट कैप्चर कर लेंगे इसे, ठीक है। अब उन्होंने वो लॉन्च किया और बल्क में प्रोडक्शन कर दी। उसी साल एप्पल ने ना आईपॉड इशू कर दिया, जिसके अंदर कोई डीवीडी नहीं डलती। अब मुझे एक बात बताओ, इनके इस प्रोडक्ट पे क्या क्या नुकसान हुआ? ठप हो गई सर, उनको अपनी कॉस्ट से भी जो है वो कोई 1/3 प्राइस पे उसको बेचना था, और बेचने में पड़ा सर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, सूडान, इस तरह के मुल्कों में जाकर, जहाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो काफी पीछे थे। तो आपके कंपैरेटर ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपके पास जो इन्वेंट्री के अंबार लगे उसका क्या होगा? ऐसा है कि नहीं? टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री लॉन्च होगा, बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करेगा बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ हमारी इन्वेंट्री अफेक्ट नहीं होती है, कंप्यूटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारी इन्वेंट्री अफेक्ट होगी नहीं, खाली इन्वेंट्री थोड़ी अफेक्ट होगी। और सर जो हमारी पुरानी मशीन है जिससे वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है, उनकी भी तो वैल्यू न्यूज का बेटा गर्क हो जाएगा ना, ऐसा है कि नहीं? तो इसका मतलब है सर कंप्यूटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इन्वेंट्री भी गई, जो पीपी है वो भी गया, ठीक है जी। अब बना है सर मेरे पास डिस्प्यूट्स विद डेटर्स। ये एक ऐसा केस है, और सुनना, ये एक ऐसा केस है जिसपे एग्जामिनर ने बेपनाह सवाल पूछे। क्यों? डिस्प्यूट विद डेटर्स का मतलब क्या है? ना 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 ना, ये बहुत बड़ा मसला है क्या पता है इसके अंदर? मैं जाता हूँ कंपनी के ऑडिट से, मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ आमिर आमिर इन कंपनी के ऑडिट पे। आमिर साहब से मैं बात करता हूँ, आमिर साहब यार असद जो है वो, उससे आपने पैसे लेने 5 लाख। आमिर ने कहा जी बिल्कुल 5 लाख लेने। मैंने कहा मैं उसको एक लेटर लिखने वाला हूँ, क्या आपने 5 लाख देने? आमिर ने हाथ जोड़ लिया, नहीं भाई नहीं नहीं, उसको लेटर वेटर नहीं लिख रहा। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा फड्डा चल रहा है उसके साथ, वो जवाब नहीं देगा। मैंने कहा सर अगर वो जवाब नहीं देगा तो फिर मुझे ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा? अगर वो जवाब नहीं देगा तो मुझे ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा जब आके 5 लाख लेने उससे? उसने कहा सर फिर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा तो मैं फिर रिपोर्ट में लिखूंगा कि जी मटेरियल स्टेटमेंट है, ऐसा है कि नहीं? उसने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है, ये तो फड्डा है, अब किसी और तरीके से आप हिसाब किताब निकालो, क्योंकि कंफर्मेशन तो ये बंदा नहीं देगा। मैंने कहा आप बात तो करो इससे। इसने फोन किया असद को कि असद मेरी बुक्स में 5 लाख आ रहे हैं। असद ने कहा तुमने फोन कैसे किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी? तो सुन दो, मेरे ऑर्डर को ना सिर्फ लिख के दे दो कि तुमने 5 लाख लेना। अच्छा लिखवा रहे हो मुझसे तुम? कल यही नहीं रुका, जाके कोर्ट में तुम दिखाओगे कि देखो असद ने लिख के दिया है कि 5 लाख देने, तो फिर तो मुझे देने पड़ेंगे। तो फड्डे इसी चीज पे ना कि मैंने 5 लाख नहीं देने, 3 लाख देने, ये कितने मांग रहा? तो सर जहां डिस्प्यूट विद डेटर आता है ना, वहां एविडेंस कलेक्शन प्रोसीजर मसला करता है, वहां एविडेंस कलेक्ट होना आसान बात, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर यूज करने पड़ते हैं। क्या वाकई आमिर ने उसको सामान बेचा था? फिर जाओ पुरानी इनवॉइसेस निकालो, चीजें निकालो, ठीक है जी। इसमें क्या होता है सर? प्रॉब्लम आता है। फिर आप ये देखो कि ये बंदा कितने पैसे देने को तैयार है ताकि आप क्या कर सको। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जाऊं और मुझे नजर आए कि डेटर से फड्डे चल रहे हैं किसी बड़े डेटर से, तो फिर उसको ध्यान में क्या आना चाहिए कि यार इधर काम ज्यादा करना पड़ेगा, इधर प्रोफेशनल स्केप्टिकल रहना है, क्योंकि मुझे इस बंदे से जो पैसे लेने, उस रिसीवल को वेरीफाई करने के लिए ज्यादा प्रोसीजर्स करने, नंबर 1। और सर दूसरा दूसरा सर इससे मिलने वाले पैसे पे जो बेड डेट्स बुक करना है वो भी मतलब ज्यादा मुश्किल तरीके से कैलकुलेट करना उसको मुश्किल होगा, ऐसा। तो याद रखना सर, बाल का सर कोर्ट केसेस चल रहे होते हो, फिर उन कोर्ट केसेस में आप लॉयर्स को इन्वॉल्व करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालते हो कि जी कंपनी के केस जीतने के चांसेस कितने, हारने के कितने, जीते तो पैसे कितने मिलेंगे, ये सारे काम करने पड़ते हैं सर। और मुझे पता इसमें ऑडिटर को प्रोफेशनली, तो सर मुझे ये बताओ, जितने केसेस हम देख रहे हैं इसमें आप एक कॉमन चीज नोट कर दो, ऑडिटर का काम ज्यादा करता है, ऐसा। हाँ जी,
नहीं वो काम उसका है ना, लॉयर का ना, लेकिन हमने तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने के भाई, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के बिल्कुल सही बने, तो अगर उसके अंदर कोई गलती हुई तो फिर बताओ हमारी गिरबान तक आएगी ना बातचीत। एक बंदे से मैंने 200 करोड़ रिसीव करने, ठीक है जी, और जो मेरा लॉयर है वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, तो मैं सोचू छोड़ो यार, 200 करोड़ कौन रिसीव करेगा, 5 लाख उसको दो ही, है? मसला आएगा ना जी। ऐसा क्या बेचा था? ऐसा क्या बेचा था? तो बहुत सारी चीजें। चलो मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं यार, मैं उस दिन ऐसी वेल्थ कैलकुलेट करा था लोगों की, अल्लाह का शुक्र है कराची में लोगों के पास पैसा बहुत है। हाँ, मैं एक बिल्डिंग में घर लिया ना, उस बिल्डिंग में 54 अपार्टमेंट है, और एवरेज 3.5 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट, तो मल्टीप्लाई करो 54 को 3.5 करोड़ से, कितना आता है? 54 अपार्टमेंट। हाँ, 1.5 अरब रुपए की बिल्डिंग है, कितने की? 1.5 अरब रुपए की। वो कहता है मेरे ऐसे 15-16 प्रोजेक्ट चल रहे। अब बताओ सर, वो जो इंडिया की फिल्मों में वो आता था ना, ड्रामों में, 500 करोड़ बजाज जो है, 500 करोड़ नुकसान हो गया, हम उस वक्त हंस रहे होते थे, 500 करोड़ पागल हो गया है पॉसिबल है लोगों के लिए। तो सर चीजें हैं ऐसी भाई, आराम से बिकती है, पैसा बहुत है लोगों के पास। सर पेंडिंग लिटिगेशन, और तो सुनो, ये पेंडिंग लिटिगेशन पे एक छोटी सी चीज सुनना। मेरा ना एक सांडू है, सांडू समझ, साला और सांडू में फर्क है। सांडू होता है दो बहनें, एक से मैंने शादी की, एक से उसने शादी की, ठीक है, आप लोग उसको साड़ू भी बोलते हो, ठीक है, साड़ू या बीवी की बहन का शौहर, बेहतरीन, चलो जी, नहीं नहीं बिल्कुल सही बताया आपने भैया, ये बीवी की बहन का जो शौहर है, वो साड़ू जो है, सांडू जो भी है, वो रहता है इस्लामाबाद में, हर दूसरे हफ्ते कराची पहुंचा होता है, आता है हमारे घर पे रहता है, कभी होटल पे रहता है। मैं उससे पूछा कि तू, वो लॉयर है वो, ठीक है, मैं उससे पूछा, उसने कहा सर हमारी कंपनी के अगेंस्ट 100 केसेज है। कितने केसेज है? 100 केसेज है। मैंने कहा वो क्यों? कहता हमारी कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट करती है, पुराने जमाने में ये होता था, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ी ऊंच नीच हुई, कोर्ट में केस दायर कर दिया, पैसे लेने कोर्ट में केस, पैसे देने कोर्ट में केस, ठीक है जी। तो उसने कहा हमारी कंपनी के लिए 100 केसेज है। अब मुझे बताओ, आप इस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे, क्या करोगे? खोलो भाई, सारे केसेस खोलो, नुकसान कितना कितना हो सकता है, बैठो लॉयर के साथ, डिस्कस करो उससे, इस केस में हमें देने या लेने, और अगर देने तो कितने देने अंदाजा लगाओ, और लेने तो कितने मिलेंगे, फिर उसको अकाउंटिंग के हिसाब से चेक करो, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं। आई 37 पढ़ा। एक बंदे को पैसे देने, प्रोविजन बनेगा, एक बंदे से पैसे लेने, रिसीवेबल है, ऐसा प्रोविजन आपने बुक करना है अगर चांसेस 50% से ज्यादा हो। लेकिन एक बंदे से जो लेने ना, वो आप जब रिकॉर्ड करते हो जब उसके चांसेस 90%, कितने, यानी रिसीव करने वाली अमाउंट अपने पास आप रिकॉर्ड करोगे तब, जब 90% चांसेस हो। एसेट रिकॉर्ड होता है कितने में? जब वो वर्चुअली सर्टन हो। वर्चुअली सर्टन कब होता है? 90% पे जाके। सर जो पैसे पे करने वो 50 लोग हो गए तो आपने लाइबिलिटी बुक करनी है। मुझे एक बात बताओ, लिटिगेशन जहां हजारों है, ठीक है जी, और फिर प्लस 50% से अगर पे करने की प्रोबेबिलिटी कम हो, तो फिर आपको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई सर पे तलवार लटक रही है, हमें पैसे पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि चांसेस 50% से कम है तो हम उसको रिकॉर्ड। तो मुझे एक बात बताएं सर, जहां लिटिगेशन है वहां प्रोविजन और डिस्क्लोजर गलत हो सकते हैं, ऐसा? आखिरी चीज सर, लिटिगेशन का मतलब होता है केसेस, ठीक है जी, बेहतरीन भाई बेहतरीन, आसान आसान कह रहे जी, 85%, 85-90% दोनों से। हाँ जी, चलो जी, अब मैं एक एक से ना एक एक केस पूछ रहा हूँ, तैयार हो जाओ जरा। आप लोगों ने लिखा तो नहीं है ना? आप लोगों ने सोचा है जो चीज चल रही है वो रिकॉर्ड में तो हो रही है? लिख लिया? एक बात बताओ, गौर से सुनो, गौर से सुनो सर, गौर से, मुझे लिखना है, बस एक सेकंड, आखिरी चीज हम पढ़ दें। ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स कंपनी में बैठते हैं या घरों में बैठते हैं? घरों में बैठते हैं, कंपनी में नहीं बैठते। इसके नीचे एक पूरी चेन है किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ऐसा। और सुनो, व्हाट ऑफ के डायरेक्टर्स के पास जो कि घरों में बैठे हुए हैं,
60% शेयर है, ठीक है जी, और बाकी शेयर सर मैनेजमेंट के पास है। दूसरे अल्फाजों में मैनेजमेंट के पास एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर मौजूद है। मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है, डायरेक्टर कंपनी में काम, मुझे बताओ फ्रॉड करने का रिस्क, गलत रिपोर्टिंग का रिस्क किसकी तरफ से ज्यादा होगा? मैनेजमेंट की, क्योंकि वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं रोज, डायरेक्टर तो रोज काम नहीं कर रहे ना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी में 40% की होल्डिंग है और मैं ही उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं, तो सोचो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। क्या कभी भी मैं लॉस बुक करूंगा? क्या कभी भी मैं बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हुए ईमानदारी से काम लूंगा? क्या कभी भी मैं एनआरवी लॉसेस बुक करने में ईमानदारी से काम लूंगा? क्या कभी भी मैं इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने में ईमानदारी से काम लूंगा? नहीं। तो मुझे एक बात बता, अगर मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे जाता हूं और मुझे लग रहा है कि यार मैनेजमेंट यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मेजॉरिटी की जगह वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स, तो मुझे बताओ उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? फ्रॉड का रिस्क है। तो मुझे बताओ क्या मुझे इधर प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है कि नहीं? ऐसा तो मुझे बताओ आइडियली क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट में जितने लोग हैं उनके पास अगर कंपनी के शेयर मौजूद है ना, तो बहुत थोड़ी मात्रा में होने चाहिए। और कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो चीज इंश्योर करता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा लोगों के पास शेयर ना हो। और की मैनेजमेंट के पास तो शेयर जनरली होते भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक जगह गए, आपको पता चला कि सीएफओ के पास कंपनी का 20% शेयर है। सीएफओ कौन है? जिसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, क्या वो कभी अपने आप को लॉस देगा? नहीं ना सर, उसका कभी भी अपना गोश्त नहीं खाता सर, तो वो क्या करेगा सर? वो इतने इतने तावीले और बहाने लेकर आएगा एक्सपेंस डिले करने के, बुक करने के। हम ही क्या रहेगा स्पेशली? अब बना सर, मैंने आपको 15 केसेस बताया, हर एक केस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सिर्फ आपको एक लिस्ट याद करने के लिए नहीं दिया। ऐसा तैयार हो? पूछूं? देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अपने पास जितने केसेस लिखे देख लो, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, डेटर्स वाला एक दफा और क्लियर कर दे। हसन कौन सा मेरा बच्चा? पॉइंट नंबर बता दो सर। नंबर 13। मुझे एक बात बताओ, अगर डेटर्स के साथ डिस्प्यूट है तुम्हारा, खड्डे चल गए, तो ऑडिटर को उनसे एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत मसला रहेगा। ऑडिटर उनको कोई कंफर्मेशन लेटर नहीं भेज सकेगा, ठीक है जी। तो बीइंग ऑडिटर यार, हमें ये पता है कि मैनेजमेंट डिस्प्यूट में किसी डेटर के साथ, तो वहां फिर हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड यूज करने पड़ेंगे, और उससे सर फिर अच्छी क्वालिटी का एविडेंस मिलता नहीं है। तो मुझे क्या रहना है सर? प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है, ज्यादा तमीज और तरीके से काम करने, ठीक है जी। बड़े दोस्त आगे 15 और फर्स्ट पॉइंट होगा ना? नहीं नहीं, देखो मैनेजमेंट का बोनस का मतलब होता है, मैनेजमेंट शेयर होल्डर नहीं है, तो मैनेजमेंट काम कर रही है, मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका 2% आपका। नहीं, मेजोरिटी शेयर होल्ड करेगी तो सीधा सीधा शेयर होल्डर बन गई ना, आप तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा 100% है। बिल्कुल ठीक। ना 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 ना, देखो बोनस का मतलब एक एक होता है शेयर्स में बोनस, एक होता है वो बोनस जो एम्प्लॉय को मिलता है, दोनों में फर्क है। ऐसा तो पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक वो बोनस है जो एम्प्लॉयज को हम देते हैं, उसके लिए शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। जैसे एआरटीडी अपने टीचर्स को बोनस देती है, जिसका गोल्ड मेडल आता है उसको से 50,000 रुपए इनाम दे रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ। ये क्या है? ये एम्प्लॉय बोनस है। अच्छा, एक होता है शेयर्स की टर्म्स ऑफ बोनस, वो ये होता है कि शेयर होल्डर्स को हम एक्स्ट्रा, हाँ, दोनों में फर्क है, ठीक है जी। ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस हुआ है, मैनेजमेंट को बोनस मिल रहा है बीइंग मैनेजमेंट कैश में, ठीक है जी। हम उसको कहते हैं कि सेल्स इतने परसेंट से ऊपर चली गई, इतने अमाउंट से ऊपर चली गई, तो हम सबको 20-20 हजार रुपए दे देंगे, सबको हम 2-2 लाख रुपए दे देंगे। ये वो बोनस है, नीचे शेयर कर दीजिए, ठीक है जी जनाब। चलो जी, पूछू? एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करना है तुम लोगों ने। चलो जी, नाम भी बताता रहो यार तुम। शहजाद, सकलैन, माशाल्लाह जी। सकलैन भाई, पहले पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ ऑर्डर को क्यों प्रोफेशनली स्केप्टिकल करना? डायरेक्टर के पास ही होता है ज्यादा शेयर, ठीक है, बिल्कुल सही। कि भाई शेयर बेचने हैं, हमें पता है कि यार शेयर बेचने तो महंगे दामों बेचते हैं, महंगे दामों करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। चलो जी, हमारे पास सेकंड केस,
मुश्ताक, हाँ, हमाद। आज यार वो नहीं आया ना जो बहुत बोलता है। अच्छा बैठा, ये वाली पोजीशन में बैठा हुआ हमें क्या करते थे। हाँ जी, चलो जी सर प्लीज बोर्ड पे। अच्छा ऑनलाइन वालों को मैं एक चीज दूंगा, ऑनलाइन में अच्छा मुश्ताक से पहले बात कर लें। मुश्ताक एक बात बताओ, मैनेजमेंट का बोनस जो है ना वो बेस कर रहा है सेल्स के ऊपर, किस फिगर पे रिस्क है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मसला नहीं होगा, सीधी सी बात है सर, वो सेल्स आना दिखाने पर फोकस करेगा ऐसा। मुझे बताओ अगर सर मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट के ऊपर है तो आपको मैं एक जबरदस्त किस्म का स्कैम सुनाता हूँ सर, जबरदस्त स्कैम। दो कंपनीज है, याहू और गूगल, ये जमाने पहले की बात है, याहू तो अब खत्म ही हो चुका है। याहू को 3 दफा गूगल को खरीदने का मौका मिला, उन्होंने कहा डील बेकार है, डील बेकार है। बाद में गूगल ने याहू को खरीद लिया। ठीक है जी, ये मैं आपको वाकई बता रहा हूँ। व्हाट्सएप जो है वो जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने फेसबुक को 2 दफा ऑफर दी, ठीक है जी, क्या खरीद लो खरीद लो। फिर व्हाट्सएप को खरीदा तो सही फेसबुक ने, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर देके खरीदा। ठीक है जी, चलो खैर मुझे बताओ, याहू एक कंपनी है, गूगल भी एक कंपनी है, ठीक है जी। अब सुनो, याहू ने कहा भाई गूगल मैं आपको ना एक ऐड देता हूं अपनी, आप वेबसाइट पे लगा दो, ठीक है। याहू ने क्या कहा, गूगल भाई मैं आपको एक ऐड देता हूं, आप अपनी वेबसाइट पे लगा लो, मेरा ऐड है, ठीक है। याहू को मशहूर करवाओ, मैं आपको दूंगा 500 रुपए। गूगल ने कहा इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। फिर आप क्या करें, आप अपना ऐड मेरे पास लगा, मैं आपको मशहूर करता हूँ, यही वाले 500 आप मुझे भी दे देना वापस। गूगल ने कहा अच्छा इससे क्या होगा, इससे का होगा ये मेरे 500 वापस मेरे पास आ जाएंगे और मेरी सेल, लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाएगी। क्यों, एक ट्रांजेक्शन में याहू ने उसको कितने पे किए, 500 पे किए, तो याहू की एक्सपेंस बन गया 500। फिर याहू ने क्या किया, 500 रुपए घुमा के वापस रिसीव कर लिया, ये क्या बन गया याहू के लिए, रेवेन्यू बन गया, इनकम बन गई। तो मुझे बताओ इनकम और एक्सपेंस बराबर हो गए, याहू को प्रॉफिट हुआ, गूगल को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोनों की सेल्स बढ़ गई। अगर दोनों का बोनस सेल से लिंक था तो कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ ट्रेड का, लेकिन सेल्स बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, ये बड़ा मशहूर स्कैम है। ठीक है, इसी की वजह से SIC 31 इंट्रोड्यूस हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि बार्टर ट्रांजैक्शन पे रेवेन्यू ऐसे बुक नहीं होगा, देख के बुक किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि 2 नंबरी तो नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जाऊं सर, अगर मैं मिसाल दूं शुरू, इस केस में कोई फायदा होता अगर मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट से लिंक होता? नहीं, क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से ना याहू का प्रॉफिट बढ़ा ना गूगल का प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन दोनों की सेल्स बढ़ गई। तो सर ये जलालत चलती है मार्केट में। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मैनेजमेंट का अगर प्रॉफिट बेस करे किससे, मैनेजमेंट का बोनस अगर बेस करे किससे, तो सर ऑल्टर को उधर सुपर स्केप्टिकल रहना है, क्योंकि ये हरकतें हो सकती है। मैं तुम्हें एक और केस बताता हूँ, ठीक है जी। अभी रिसेंटली STP ने इस ट्रांजेक्शन को क्वेश्चन किया लेकिन छोड़ दिया था। ठीक है जी, एक कंपनी एंग्रो, एंग्रो एक कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है सर, दूध दूध का उसका काम है सर, ऑल्पर्स वगैरह बेचती है। ठीक है जी, एक और कंपनी है सर पाकिस्तान में जो यही काम करती है सर। ठीक है जी, अब पाकिस्तान में कंपनी है सर, नेस्ले है, यूनिलीवर है। ये क्या करती थी एंग्रो, सिंध में उन लोगों से दूध लेके पंजाब में उनको दूध दे देती, क्योंकि वो कहते थे यार मैं यहाँ सिंध से ना दूध भेजूंगा पंजाब, मुझे लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक काम करें मेरी सिंध में भैंसे ज्यादा है, एंग्रो ने कहा, तो सिंध में मैं जो दूध प्रोड्यूस करूंगा ना वो मैं आपके लोगों को दे दूंगा, आपके पैकिंग में दे दूंगा, लेकिन जो मेरे पंजाब में कस्टमर्स हैं उनको आप अपना दूध वहां से दे देना, एंग्रो का नाम लगा। ठीक है, हमारी दोनों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन, दोनों की सेल्स बढ़ रही है, लेकिन इस पर क्वेश्चन उठ गया यार ये इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, ये सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन तो नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने जस्टिफाई करवा दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना नहीं था बल्कि सर ये से कॉस्ट सेव करना था, तो उन्होंने सेल्स बुक करने। अभी मुझे बताओ ये जलालत कैसे, मतलब हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है ना, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको मट्टी बेचूं, आप मट्टी वापस मुझे बेचे, फिर मैं आपको मट्टी बेचूं, आप मुझे वापस बेचे, दबा दब सेल बढ़ जाएगी ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर,
इनकंसिस्टेंट एविडेंस, इनकंसिस्टेंट एविडेंस जी। जमशेद, वेरी गुड सर। कस्टमर का रिकॉर्ड अलग आ रहा है, हमने कस्टमर से चीज पूछी, उसके सामने अलग चीज आ रही है, हमारे सामने अलग चीज आ रही है, तो ऑडिटर को क्या रहना है ऐसे केस के अंदर? स्केप्टिकल रहना है सर, चीजें देखनी है, खोजनी है। हाँ मेरा भाई, ऑनलाइन में जो है वो चाचा ओडी, जल्दी से बताओ चाचा ओडी, अगर कंट्रोल्स वीक है, पहले तो कंट्रोल वीक है पता कैसे चलेगा? क्या दो मेजर चीजें जो हम चेक करते हैं कंट्रोल चेक करते हैं चाचा ओडी? पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं, मिसाल के तौर पर। चलो मैं तुम्हें एक और आलीशान दलालत बताता हूँ, ये भी सुनना बेटा। एक बैंक है, उसने अपने डिपॉजिट ज्यादा रखे, उसने क्या किया, दूसरे बैंक को 500 मिलियन दिए, कहा ये मैंने डिपॉजिट कराया, तेरा डिपॉजिट बढ़ गया, अब ये तू मुझे वापस दे, मेरा डिपॉजिट बढ़ गया, अब मैं ये तुझे वापस दूंगा। एक तरफ डिपॉजिट बढ़ रहा है, एडवांस भी बढ़ रहा है, फायदा कोई नहीं हो रहा। लेकिन सर लोगों की, बैंकों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है किस चीज के ऊपर, कि इन बैंकों पे लोगों ने ट्रस्ट कितना किया, डिपॉजिट कितना कराया है। तो मुझे एक बात बता, जलालत है नहीं, तो अब इनवॉइस भी बनेगी, डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन सर वो बोगस सेल्स होगी, बोगस डिपॉजिट होगी। तो सर इस तरह के ट्रांजेक्शन में ऑर्डर को अलर्ट रहे कि ये तो नहीं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए, ठीक है जी। हाँ? देखो हर, सुनो और सुनो, ये लीगल नहीं है। आगे मैं तुम्हें यार, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, 10 ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम कानों को हाथ लगा लोगे यार, इससे भी 2 नंबरी हो सकती है। ये जो है यार, फ्रॉड है ना भाई। मैं तो इसलिए, क्योंकि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, ऑडिट जो है वो 90% अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग में अब फाइनल में मैं जब चीजें पढ़ाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ फ्रॉड कैसे हो सकते हैं। 1 मिनट ऑनलाइन वालों, सॉरी। हाँ जी, तो बात क्या चल रही थी हमारी, लाइट आ गई? अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेटा, मैं नहीं लाना चाहता इसको पब्लिक पे, मैं अभी आईकैप का इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है ना, मसला हो जाएगा। चलिए जी, बड़े उससे आगे सर ये चीजें याद रहेंगी, मैं मजीद पूछूंगा, मैं ख्याल में आपको याद ही है, ऐसे ही अपने पास हेडिंग डालोगे, चैप्टर 1 कंप्लीट। क्यों? जल्दी से ड्राइवर बुला लो, ड्राइवर नहीं, बहुत अच्छा बुला लो। अच्छा जी सर, एक एक छोटी सी चीज, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो भी सुन लो, ठीक है ना। मैं किसी भी चैप्टर के एंड पे ये नहीं कहूंगा कि ये चीज छोड़ दो, ये हम आगे बढ़ो, ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पे नहीं कहूंगा, ठीक है जी। जो चीज चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 में खत्म। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी हम देख लेते हैं, 2 इनफैक्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। मैं नहीं चाहता कि ये आगे हमारे पास ना चैप्टर में आता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें यही बताओ, ये प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है। स्केप्टिसिज्म तो हमने पढ़ ली ना, ये जजमेंट क्या है? जजमेंट क्या है? किसी, कोई बंदा आपके घर में ऐसा है जिसने, मौलाना साहब से बात बात होती है, मस्जिद होती है ना, होती है ना, मौलाना साहब से बात बात, नमाज पढ़ के आप निकले, बातचीत, मौलाना साहब क्या पढ़ते हैं? मौलाना साहब ने पढ़ा है कुरान, मौलाना साहब ने पढ़ी हदीस, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉन मुस्लिम है, उसने वेदास पढ़ी होगी, ठीक है जी, उसने और गीता पढ़ी होगी, जो उनकी रेलेवेंट बुक्स है पढ़ी होगी सब, ऐसे ही। तो मुझे एक बात बताएं सर, मुसलमान पे बात करेंगे तो मुसलमान सारी चीजें पढ़ता है कुरान से और हदीस से, ऐसे ही, और अल्लाह के नबी की सुन्नत से। लेकिन सर फिर उस आलिम को बहुत सारे फैसले, बहुत सारे मसले ऐसे पेश आते हैं जो अल्लाह के नबी के टाइम में नहीं, ठीक है जी। तो फिर क्या करता है वो क्या करता है, वो जजमेंट, वो सर अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करता है, ऐसा है, वो अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करता है, ऐसा। मुझे बताओ ऑडिटर को जो करना है कहाँ लिखा हुआ, जो काम करने का लिखा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है क्या? उस किताब में 100% केसेस डिस्कस है?
जो चीज वो दुनिया में जाकर करेगा सब डिस्कस करना नहीं सर। तो फिर ऐसे केस में उसको क्या करना पड़ता है, जजमेंट करना पड़ती है सर। और तो सुनना, ऑडिटर को 3 चीजों का एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है, 3 चीजों का एक्सपर्ट। 8 नंबर का सवाल आएगा पेपर में इस पर्टिकुलर छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। 3 चीजों का एक्सपर्ट है ऑडिटर। टेंडर कहता है यहां तुमसे बड़ा कोई अब्बा नहीं है, तुम ही अब्बा हो। वो 3 चीजें कौन सी हैं? ऑडिट, अकाउंटिंग और एथिक्स। ऑडिटिंग के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? आइजा, जो चीज लिखी हुई आइजा में लिखी है, नहीं लिखी है ऑडिटर, तुमने असेसमेंट, तुमने जजमेंट लेनी है। सारी अकाउंटिंग की चीजें कहां लिखी है? बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो होती है और वो स्पेसिफिक आइजा में नहीं आ रही होती। जजमेंट किसने लेनी है? ऑर्डर तुमने लेनी है, प्रोफेशनल जजमेंट तुम्हारी। एथिक्स, ये काम करना चाहिए ऑर्डर को या नहीं करना चाहिए? ऑर्डर क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? है? करने चाहिए, वेरी गुड। ऑर्डर ने आपको कहा कि आप और भाभी के लिए जो है ना वो एक दुबई का रिटर्न टिकट, एक दफा आपको दिया, दूसरी दफा आपको कहा मॉरिशस भी चले जाए सर लगे आते, और फिर आप आते हो, आप कहते हो एक बहुत बड़ा मसला है आपके अकाउंट। वो आपसे कहता है कि सर यूएसए का भी टिकट मौजूद है, मैं समझता हूँ आपको घूम के आना चाहिए। आप कहते हैं मुझे भी यही लगता है, लाए सर खत्म होगा सारे। मुझे बताओ सर जो एथिक्स है वो कहाँ लिखा हुआ है? वो कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब सर कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कानून है, ठीक है जी। वो कानून तो नहीं है, वो ऑर्डर के ऊपर अप्लाई होता है। एथिक्स है जब ऑर्डर कहता है कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आईकैप के अंडर में रजिस्टर्ड हूँ, तो फिर उसको ये किताब अपने ऊपर अप्लाई कर देगी, फिर उसके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसका ऑर्डर एक्सपर्ट है, ऐसा। अब मुझे बताओ कि जो किताबों के नाम नीचे लिखे हैं, क्या इसमें दुनिया की हर एक सिचुएशन एड्रेस है? नहीं सर। तो याद रखिएगा कि सर ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट if he encountered a situation which are not addressed in the above pronouncements। अगर कोई चीज इसके अंदर लिखी हुई है तो फिर वहां ढेर होशियारी नहीं करनी है। जो चीज कुरान में लिखी हुई है फिर उस पर इज्तिहाद नहीं होगा, फिर उसके ऊपर कोई जो है वो आपने अपनी तरफ से बात, सूद हराम है तो हराम है, ठीक है जी, सूद हराम है तो हराम, ठीक है जी। अब उसके ऊपर आपने नहीं करना कि मौलाना साहब को गुंजाइश निकालें, ये नहीं करना। शराब हराम है ना। एक बंदे ने कहा शराब हराम क्यों है? शराब अंगूर से बनी, अंगूर हलाल, अंगूर हलाल है तो शराब हराम है ना। जहन में क्वेश्चन, अंगूर कोई पीसा जाता है उसमें कोई चीज नहीं डाली जाती है, उसको कुछ ऐसे तरीके से रखा जाता है और मिलाया जाता है कि वो क्या बन जाती है, शराब बन जाती है। तो वो हलाल है वो हराम है? हराम है। अंगूर हलाल है, शराब ये कहाँ लिखा हुआ? तो उसको चैलेंज करेंगे? नहीं सर। मुझे बताएं ऑर्डर को किन किन जगहों पे जजमेंट अप्लाई करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी सी एक्सपेंस, एक एक्सपेंस हमने बुक करवाया क्लाइंट से, मैंने लड़ झगड़ के IS 19 का। अपने पार्टनर के पास अकाउंट्स लिखेगा, उसने कहा ये एक्सपेंस क्यों बुक किया? मैंने कहा सर ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। उसने कहा हो ही नहीं सकता, मैं 4 साल से इसका ऑडिट कर रहा हूँ, ये एक्सपेंस नहीं आता। नया नई साइंस ले आया थी। मैंने कहा मैं नई साइंस नहीं लाया सर, ये स्टैंडर्ड की पढ़ा। उन्होंने कहा मैं स्टैंडर्ड से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा फिर कर लो जो करना है भाई, क्योंकि आप तो जो रिपोर्ट पर साइन करोगे आप लिखोगे कि ये ऑडिट हमने किसके हिसाब से किया है? आइजा के हिसाब से किया, और सर हमने IS अप्लाई किया इसके अंदर, तो फिर उसको हटा दो, फिर लिख दो एक्सेप्ट वेयर जजमेंट इज एक्साइज। सर तो नहीं है ना, जजमेंट का एक्साइज करनी है। अब सुनो सुनो सुनो, देखो एक चीज, एक ना टर्म याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये वर्ड याद रखना। पूछे प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इज दी एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव, आज तक जो हमने जमा किया किस पे, क्या चीज? ऑडिट की नॉलेज। ऑडिट के अंदर ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब के एप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। आपने रॉकेट नीचे चलाना है, ये वाली चीज आपको। अब सुनो, और जो सुनना, मैं एक जगह पे ऑडिट करने गया और पता चला कि ये कंपनी है ऑयल एंड गैस की। किसकी? ऑयल एंड गैस की। और मुझे नहीं पता कि ऑयल एंड गैस को मेजर कैसे किया जाता है। किसको इन्वॉल्व करूंगा? एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करूंगा, करूंगा ना। अलाउ करता है आपको सर, लॉ अलाउ करता है, स्टैंडर्ड अलाउ करने का, आप एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे आपकी। सर मैं एक कंपनी में जाता हूँ जहाँ 40 केसेज है, मुझे नहीं पता कि यार केस जीतेंगे हारेंगे, मैं किसको इन्वॉल्व करूंगा? लॉयर को इन्वॉल्व करूंगा। सर मैं एक कंपनी में गया, वहां मुझे नजर आया जी कि IFRS 9 का कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन,
जी मुझे IFRS 9 की तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है। आप क्लाइंट ने कहा आप इसका ऑडिट करें, मैंने कहा वो बात तो सही, लेकिन IFRS 9 मैंने क्लासेस छोड़ी थी, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ एक एक्सपर्ट अपॉइंट करें इसको। हाँ जी, इस पे एक्सपर्ट अपॉइंट होगा? नहीं सर, वो जूते मारना चाहिए आपको। क्यों? इसलिए कि आप इन चीजों के खुद एक्सपर्ट हो, ठीक है जी। सर लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आए। आई कैप ने पूछा कि हम एक कंपनी में गए हैं, ठीक है जी, जहां बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई है। किसकी रिवैल्यूएशन? कैसे हुई होगी? बिल्डिंग की फेयर वैल्यू मालूम की गई होगी। वो फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या कौन चाहिए होता है? एक्सपर्ट। सर तो ऑर्डर आपको ये थोड़ी बताएगा कि लांडी में बिल्डिंग की कीमत क्या है। आपको कोई ऑर्डर स्टैंडर्ड ये नहीं सिखा सकता कि लांडी में बिल्डिंग की कीमत क्या है, ठीक है जी। जोड़िया बाजार में 2 फ्लोर का, दो कमरों का जो है वो घर कितने का मिलेगा, ये आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए क्या चाहिए? फिर उसने कहा चलो ये बता दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बुक करना। ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे बुक करें, इसके लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट करें? नहीं सर, इसके लिए हम एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि यार IAS कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। हम आराम से अप्लाई करके परसेंटेज जो भी है वो लगा के आराम से। सर मुझे एक बात बताओ, 8 नंबर का सवाल था। अच्छा, लोग पता है क्या सोच रहे थे, ये एक्सपर्ट के स्टैंडर्ड से आया, जबकि वो एक्सपर्ट के स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं आया। किससे आया? इससे आया कि भाई इन 3 चीजों में आप कभी भी ये व्यू नहीं लोगे कि मुझे नहीं आ रहा, किसी और को बुलवा लो, ठीक है जी। भाई मैं तो इस चीज का डॉक्टर ही नहीं हूं, किसी और को बुलवा लो। नहीं, इन 3 चीजों में डॉक्टर कौन है? आप हो। अब आप वहां पहुंचे, आपको ट्रांजेक्शन नजर आई, आपने कहा IFRS 2, अल्लाह, ये तो सर मैं अपने अटेम्प्ट में छोड़ के गया था, इसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए होगा। नहीं, याद रहेगा भाई, याद रहेगा मेरे बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, आपको जजमेंट कहाँ इस्तेमाल करना पड़ती है? जजमेंट आपको 2 बड़े एरियाज हैं जहां आपको जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगी। इन 2 एरियाज में बहुत ज्यादा जजमेंट इस्तेमाल होती है। सर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर यूज करना चाहिए, या आपको खुद असेस करना, ठीक है जी। ठीक है जी, कि हमने कॉल करनी है, या हमने कंफर्मेशन भेजनी है, या हमने वेरिफिकेशन करनी है, ये सारी चीजें आपको खुद करनी है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में जजमेंट इन्वॉल्व होता है। 2 फर्म्स में, और 2 फर्म्स को ऑडिट करने का तरीका अलग क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में जजमेंट आपने, तो सर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या एग्जाम में नहीं दिया? एग्जाम में सर ऑडिट प्रोसीजर दिए मैं 10, मिसाल दे रहा हूं, उसमें से अप्लाई करने 5। कौन से 5 अप्लाई करने? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आपके अपने बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे निकालेंगे हिसाब किताब, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल सके। डन। दूसरी चीज, जब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया, आपके सामने पड़ा, तो सर उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना कि मामला सही है या नहीं है। इन 2 एरियाज में सिग्निफिकेंटली ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। वो आपसे पूछे ना किन एरियाज में जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो ये 2 एरियाज आपने बताने, ठीक है जी। बढ़ जाए मेरा बच्चा आगे। हाँ जी, स्क्रीन मिनिमाइज करके ऊपर वाला पार्ट देखना। ओ, किसको संभालूं? शाबाश जी, ये चैप्टर 1 ही चल रहा है भाई, ठीक है जी। बाकी जगहों पे चौथा चैप्टर चल रहा है। दुनिया जहान में बहुत सारे, अमेंडा एक टीचर है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाती है, वो इस वक्त चौथे चैप्टर पे है, ठीक है जी। अब अब पॉइंट, एक बस छोटी चीज और रहेगी, ठीक है जी। देखो मैं पता क्या 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 कवर करता हूँ, मुझे पता आप कहाँ कहाँ जाते हो, ठीक है। आपने स्टडी टेक्स्ट उठाना है, उसकी सारी कवरेज हो गई। आपने उठानी है सर, एक किताब है जो मार्केट में चली जा रही है, बंदे ने बड़ी अच्छी काम किया उसके ऊपर, वो राइस की किताब है, वो सारा कवर तुम्हें मिलेगा। फिर आपको दुनिया जान का और लोगों की चीजें मिलेंगी, वो भी सब कवर्ड है, कोई चीज खाली नहीं छोड़ा है, ठीक है जी। है? हाँ हाँ जी जनाब। सर आप आसिफ क्लास में एक लड़का है, उसको समझा देंगे चर्च गांजा छोड़ दे,
किसको एड्रेस कर रहे? क्या चावड़ी है कौन? महादई। अच्छा भाई, ऑडिट की बुक जो है मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर शेयर कर देता हूँ पहले चैप्टर के। अच्छा सर, अब पहले चैप्टर के ना सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है? तो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, ठीक है जी। मैं चैप्टर के आगे मूव नहीं करूंगा जब तक कि हम उसकी चीजों को कवर ना कर लें। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैंने किया ये कि लास्ट जो 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं ना, वो सब मैंने अपने लेक्चर में डाल दिए, और सारे अपने लेक्चर के अंदर घुसा दिए। ये नहीं किया कि उसको छोड़ दूं, पहले लेक्चर कंप्लीट करूं फिर पास पेपर्स में आऊं तो नई चीज निकले। मैंने वो सारे के सारे पास पेपर लेक्चर्स के अंदर करा दिए। अब मैं जब पास पेपर्स आपको कराऊंगा ना, तो उन पास पेपर्स के सोल्यूशन में से कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो लेक्चर के बाहर हो, ठीक है जी। बड़े स्टेप और देखें, कर लिया ये। बुक शॉप में नहीं, मैं अभी सॉफ्टवेयर दे देता हूँ आप लोग। बड़े आगे क्या जी? कितने बजे? 9:30 तक रात को? रात को क्यों लगा दिया? चलो मैं देखता हूँ, 9:30 तक तो नहीं हो, मैं देखता हूँ अगर नहीं ऑफ करना तो ऑफ कर दो, संडे को देख लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? बड़े आगे कर्सियों। सर प्लीज अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे। अच्छा मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप लोग जाकर बाकी सारी जगहों का, ये जो है ना वो जगहों से ये हमारे लेक्चर्स को और चीजों को जरूर कंपेयर करना, इसलिए कि मैंने कर लिया ऑलरेडी, आप भी करना, ठीक है जी? करोगे ना? है? ना ना यार, किसी का नाम नहीं लो ना, अच्छी बात नहीं है। खुल जा भाई। सर अपने पास हेडिंग डालेंगे एक्सपेक्टेशन गैप, ये भी सर एक दफा पास पेपर में आ चुका है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन। आपने सोचा कुछ था और आपके साथ हुआ कुछ है? एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज छोटी सी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? और ऑडिटर की जिम्मेदारी 100% ट्रांजेक्शन चेक करना है। वैसे ऑडिटर क्या करता है? सैंपल बेसिस पे ऑडिट करता है, सैंपल बेसिस पे। क्या ऑडिटर 100% एश्योरेंस देता है? एब्सोल्यूट नहीं सर। क्या करता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बनाता है। नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक चाय के होटल पे बैठे हो, वहां डिस्कशन चल रहा है कि दी एग्जैक्ट कंपनी ने बड़ा फ्रॉड कर दिया है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, फर्गुसन में जो है वो आप ट्रेनिंग हो, बाकी के 3 दोस्त आपके इंजीनियर हैं, उन्होंने आपकी तरफ देखा, ऑडिटर क्या कर रहा था भाई? हमने क्या जवाब दिया? भाई ऑडिटर यार फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बैठा है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाता है कि फ्रॉड सामने आ गया तो उस पर काम कर लेंगे, लेकिन यार हम फ्रॉड 100% नहीं पकड़ सकते, किसी का बाप भी नहीं कर सकता, और फ्रॉड इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। उसमें से एक इंजीनियर था चबड़गंज, उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम लोग बनाते हो और नहीं बनाते भाई, सारी ट्रांजेक्शन भी देखते हो और नहीं देखते भाई, फिर भाई सैंपल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है जी, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, फ्रॉड भी हम नहीं पकड़ते, नहीं तो करते क्या हो तुम? सर ये है एक्सपेक्टेशन गैप। क्या जनाब? ऑप्शन काम करोगे हमजा? वहां से ना एक वो प्रोजेक्टर का वो बना,
हाँ जी, ये चैप्टर 1 ही है। अब एक बंदे को ना खुजली हो रही हो तो ये हिल क्यों रहा है, ठीक है, तो ये बंदे की जो उंगली है ना ये देख लो, ठीक है। हाँ जी, पहले मैंने सोचा मैं बंदे हिलाऊं या ये टेक्स्ट हिलाऊं तो मैं सोचा टेक्स्ट हिला लूं, ज्यादा बेहतर। वो दूसरा वाला बंदा गंजा है। जरूरी नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट गंजा हो जाए, क्या बात कर दिया। वो दूसरा वाला गंजा है, तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये उस बंदे का नाम जॉनी है। अब चुप करके बैठ जा। थैंक यू बेटा। क्या कह रहे हैं? चलो जी, चेक कर दे, चालू हुआ। चल जा भाई, लाइट जली। चलो जी, हम उंगली से ला लेते। सर एक्सपेक्टेशन गैप है क्या? एक्सपेक्टेशन गैप ये भैया कि पब्लिक परसेप्शन हमारे ऑडिटर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्या है और असल में हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है जी, पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती है और हम लोग हैं क्या। ठीक है जी, ऐसा है, ये याद करने की चीज है। अच्छा भाई, जो पागल का पुत्र, जो चरसी, जो हीरोइनची, जो भंग पीने वाला बंदा आपसे ये कहे कि ऑडिट में याद कुछ नहीं करना पड़ता, आपने उसको जूता मारना है, मुझे बताएं ये सारी चीजें आपको हर बार याद नहीं करेंगी। लेकिन सर जहां आपको चीजें देखी, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के सारे केसेस दिमाग में रखने, उसकी 3 हेडिंग दिमाग में रखनी है। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आया, आपने उस पर लिखा कि सर 10 दफा सिक्का उछालें तो हेड आया, तो अगली दफा टेल आएगा, हेड आएगा, ये कहानी नहीं लिखनी, जो अंग्रेजी है वो लिखनी है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बस चलो जी, चलो दोस्त, लिखना पीछे करो। चलता हूँ आगे बेटा। जी मेरा भाई, सर देखिए, गौर से सुनो। क्या ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि हर एक को जा जाके बताए कि मैं ये करता हूँ और तुम मेरे बारे में गलत नहीं सोचना? नहीं सर, ये जनरल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर की लिमिटेशन को समझे। ठीक है जी, कल एक ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसके बाद सर पब्लिक उसको ले गई कोर्ट में कि जी, शेयर होल्डर ले गए कोर्ट में कि हमने तो ये सोचा था कि ये बंदा 100% ट्रांजेक्शन लेके चलता है और ये और वो। कोर्ट ने ऑडिटर को कहा तुमने इसको क्यों नहीं बताया? उसने कहा भाई मेरे ऊपर इसका ओनस नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेशन गैप रिड्यूस करूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से स्टेप्स लूंगा, बताऊंगा लोगों को, लेकिन ओनस मेरे ऊपर। जिम्मेदारी किसकी है ये? जनरल पब्लिक की है कि वो समझे इस चीज को। मैंने आपसे कहा था ना, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी एक तो ऑडिटर को अपॉइंट करना, दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
कि वो ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उसकी लिमिटेशन को समझे, एक्सपेक्टेशन गैप को वो रिड्यूस रखे। ठीक है जी, हमारा क्लियर हो गया? हाँ जी। फिर एक बात बताओ, मैं कहता हूँ स्कोप ऑफ ऑडिट इज नॉट मिसअंडरस्टूड। इसका मतलब क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? भाई हम क्या क्या करेंगे? हम 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है जी। आपको भी लगता होगा यार ऑडिट तो कुछ भी नहीं करता ऑडिट। नहीं सर, बहुत सारे काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है सर ऑडिट के बारे में? ये पूछ रहा है सर, ये एक्सपेक्टेशन गैप में आता क्या क्या? पहली चीज, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड। और जो नहीं पकड़ा गया ऑडिटर को लटका दो। ऑडिट करने के बाद एक फ्रॉड निकला, ऑडिटर को लटका दो। नहीं, गलत बात है ये। दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड। ऑडिटर सैंपल बेसिस पे काम करता है। सर जिस एरिया का सैंपल निकाला, जिस एरिया को छोड़ दिया ऑडिटर से स्टेटमेंट निकल सकती है। हम जिम्मेदार नहीं है भाई, हमने सैंपल बेस पे काम करना है। एंग्रो कंपनी है, यूनिलेवर है, 400 उसके ब्रांड है। मैं ऑडिट करने गया, मैंने अपने सैंपल बेसिस पे कुछ 14-15 ब्रांड्स को ऑडिट करके मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्या मतलब मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज के लिए कि सर सारी मैं स्टेटमेंट में निकाल के दूंगा? नहीं सर, मैं सैंपल बेसिस पे काम करता हूँ, मेरी लिमिटेशन है। याद रखना, एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम इसीलिए नहीं दे सकते। क्लियर है? हाँ जी। दूसरी चीज, ऑडिटर प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। नहीं भाई, क्या हो गया? गलत बात है। ठीक है जी। ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लानत ऐसी असम्पशन पे। ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शंस ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नहीं भाई नहीं, क्या हो गया? ऐसा, ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है जी। वो पूछेगा जी एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है बताओ। आपने पहले उसको ये एक्सप्लेन करना है कि जी जो पब्लिक हमारी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनकी परसेप्शन है और जो स्टैट्यूटरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फर्क है। और की अजम्पशन, की जो वेग अजम्पशन है, जो गलत बात है, जो एक्सपेक्टेशन गैप से वो ये। ठीक है जी। अब बताओ इसको सही करने के लिए कुछ करना चाहिए? एड चलाना चाहिए। किस चीज का? ये मतलब क्या खानदानी मंसूब क्या मतलब, किस चीज का एड चलाना चाहिए? सुने जरा सर, देखिए इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं ना इस सेक्टर में। सुनो, मुझे बताओ उसका कंसीक्वेंस क्या है यार? अगर ये लोग समझते हैं और हम नहीं करते हैं तो फायदा नुकसान क्या है इसमें? अगर लोग मेरे बारे में समझते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं वो नहीं कर सकता, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट यार? लोग समझते हैं ऑर्डर 100% काम करेगा, ऑर्डर ये कर देता है, वो कर देता है। 100% काम करेगा सर, 100% एश्योरेंस देगा, सारी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करेगा, फ्रॉड भी डिटेक्ट करके देगा। समझते रहे ना, हमें क्या? नहीं सर, फिर वो आपको कोर्ट में घसीटते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं? सर आपने बंदे ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, कंपनी में फ्रॉड हो गया, शेयर की वैल्यू नीचे आ गई। उस बंदे ने सर क्या करना है? 15 रुपए का जाके एक एप्लीकेशन लेनी है, कोर्ट में दायर कर देनी है कि ऑडिटर हरामखोर है। उससे क्यों नहीं डिटेक्ट किया इस चीज को? जब हमने एक कुत्ता पाला हुआ है तो उसने क्यों सूंघ के नहीं बताया कि सर मामला खराब है? नहीं सर। देखिए कंसीक्वेंस इसका ये कि यार एक इंक्रीज टेंडेंसी है लोगों में कि वो क्या करें सर, लीगल एक्शन लेना शुरू कर देना ऑर्डर के अगेंस्ट विदाउट एनी वैलिड बेसिस। अब ऑर्डर को क्या करना पड़ता है? कोर्ट में जा जाके सफाई देनी है कि भाई हम ये काम करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। तो जज देखता है, कहता है हाँ भाई इनका तो सैंपल बेसिस पे काम है, आप गलत सोच रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं सर, एक हम क्या करें कि ये काम ना हो, वो हमने भी देखना। ठीक है जी। नहीं है, क्या बात कर रही है? ऐसा होना चाहिए कि झूठा केस करने वाले को ना बंद कर देना चाहिए उतने ही साल के लिए जितना उस मतलब जुर्म की सजा दी। निशा छवि को बंद करना चाहिए। सॉरी यार, ये कोई यहाँ कोई उसका हामी ना हो। सॉरी भाई, सॉरी भाई, ऐसे ही बोल रहे हैं। कंट्रोवर्सी से बचता है बच्चा के टीचर। बढ़े आगे। आखिरी चीज सर, क्या ऐसा करें कि ये एक्सपेक्टेशन गैप रिड्यूस हो? हाँ जी, ये बड़ी मुश्किल से ये डंडे हिलाए हमने। जी हाँ।
सर देखिए कैसे कैसे गैप रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहले सर, एक्सपेंडिंग एंड इंप्रूविंग द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और दोस्तों, जब आप ऑडिट रिपोर्ट देना, उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया। एज शेयर होल्डर्स जो ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उन तमाम चर्चियों को मैं बता रहा हूँ कि मैंने 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं की। तमाम चर्चियों को हम ये बता रहे हैं कि हमने सैंपल बेसिस पे काम किया। तमाम चर्चियों को हम ये बता रहे हैं कि हम फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन नहीं हुए। हमारी ट्रेनिंग ऑडिट करने की है, फ्रॉड डिटेक्ट करने की नहीं है। तमाम चर्चियों को हम ये बता रहे हैं कि हमारे ऑडिट के बाद भी मटेरियल स्टेटमेंट निकल सकती है क्योंकि हमने काम 100% नहीं किया, सैंपल बेसिस पे किया है। तो इन तमाम लिमिटेशन के साथ मैं ये ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है जी, ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखें, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? शेयर होल्डर्स को। और ये एक ही कम्युनिकेशन है ऑडिटर की। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं 90 पेजेस की, 80 पेजेस की बड़ी कंपनीज की। ऑडिट रिपोर्ट होती है 2.5 पेज की। लेकिन सर जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, जो रिपोर्ट पर साइन कर रहा होता है, वो ऑडिट रिपोर्ट को 40 दफा पढ़ता है। क्यों? हर एक लीगल एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए। ऐसा तो बताओ, हमने पहला काम क्या करना है? ये आता सर सवाल, बताओ क्या करना चाहिए ऑडिटर को एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव करने के लिए? ये ऑडिटर के जिम्मे है। पहली चीज, ऑडिट रिपोर्ट को इतना डिटेल में बनाओ। लॉ में लिखा है डिटेल बनी हुई है, ठीक है जी, आप वो सारी की सारी डिटेल डालो, ठीक है। दूसरी चीज सर, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है सर, ये ICAP वाले करते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके SCCP करता है। SCCP के पास, SCCP की वेबसाइट पे जाओगे ना, बुकलेट्स तो मिलेगी, इन्वेस्टर बुकलेट, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। उसमें लिखा होता है कि जी जब ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए तो उसके ब्लाइंड अलाइंस प्लेस ना करें, उसके अंदर भी मसले निकल सकते हैं, ये रीजन है उनके। तो ये पब्लिक अवेयरनेस काम ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं सर, ये हमारे रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। पहली जिम्मेदारी किसकी थी? ऑडिट रिपोर्ट को एक्सपेंड अच्छे तरीके से डिटेल में दिखाने की, किसकी? ऑडिटर की। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे रेगुलेटर की जिम्मेदारी है। ICAP करता है प्रोग्राम, SCCP करता है इसके ऊपर प्रोग्राम, ताकि पब्लिक में इसकी अवेयरनेस बढ़े। ऐसा लिख लिया ना? दोबारा देखो ये वाला। देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप SCCP की वेबसाइट पे जाओगे ना, उधर एक चीज आती है इन्वेस्टर बुकलेट। जैसे मैं पहली दफा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मैं क्या देखूंगा? एक कंपनी की क्या चीज देख के मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा? फाइनेंशियल देख के। अच्छा, फाइनेंशियल पे इसका मतलब मुझे रिलायंस प्लेस करना है, तो मैं फाइनेंशियल जब शुरू होते पहले पेज पे आ रहा था ऑडिटर रिपोर्ट। अगर मैं देखा ऑडिटर ने कहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चीजें सही है, तो मेरा रिलायंस और, तो क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि इसमें सब कुछ जो लिखा है वो 100% सही है? नो मटेरियल स्टेटमेंट इज पॉसिबल आफ्टर ऑडिट, नहीं। तो वो कहता है कि SCCP ये चीज बताता है लोगों को। इन्वेस्टर बुकलेट आप उसके बाद डाउनलोड करेंगे ना, उसमें से, उसकी वेबसाइट में से, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आप ऑडिट करने जाएं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ब्लाइंड रिलायंस प्लेस ना करें, ठीक है जी। अच्छा, और तो सुनना, ये किनको बताया जा रहा है? जनरल पब्लिक को, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो इस प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है जी, उनकी अवेयरनेस के लिए स्टेट बैंक सर इशू करता है इस तरह की चीजें, ठीक है जी, कि आप किसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 100% रिलायंस प्लेस ना करें। अब मुझे बताइए ये अवेयरनेस कौन दे रहा है सर? अब देखिए, पब्लिक अवेयरनेस ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज भी बताओ। बताओ ऑडिट से फायदा क्या है, ऑडिट का फ्लिप साइड क्या है। ऑडिट का मतलब ये नहीं कि 100% चीजें टेस्ट हुई है, ठीक है जी, तो बता देता हूँ, मान लीजिए। तीसरी चीज, SCCP और ICAP एक ज्वाइंट प्रोग्राम चलाता है, गौर से सुनना, एक ज्वाइंट प्रोग्राम चलाता है जो कहलाता है डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या चीज? किनको ट्रेनिंग दी जा रही है? छोटे बंदे को नहीं, किसको? डायरेक्टर को, बड़े आदमी को ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसमें उसको ये बताया जाता है कि ऑडिट कैसे किया जाता है, ताकि उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता चले, कल वो ऑडिटर को ब्लेम ना करे। ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना जरूरी है हर डायरेक्टर को अपॉइंट होने से पहले। ये एग्जाम पास करना पड़ता है, एग्जाम बहुत आसान है इसका, कोर्स बड़ा रिगरस होता है, लेकिन एग्जाम पास करना बहुत आसान है। तो मुझे एक बात बता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ किसी कंपनी का? हाँ सर, मुझे ये जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर में जो प्रोग्राम है ना, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये लेना पड़ेगा। ये SCCP और ICAP मिला के करवाती है। आप अक्सर और बेशतर आपके घर में ICAP का वो आता है न्यूज लेटर, उसमें लिखा होता है कि जी फला फला डायरेक्टर इस साल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पास हुए। अब ICAP के अलावा ICMA को भी SCCP ने इजाजत दे दी कि आप ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएं। इसमें सर बहुत सारी चीजें डायरेक्टर्स को बताई जाती है
और उसमें से एक मेन चीज क्या है कि जब तुम किसी से ऑडिट करवाओ तो ये नहीं कि तुम उसको फिर माँ बहन की गालियां दो कि तुमने ऑडिट खराब कर दिया और फ्रॉड नहीं पकड़ा, नहीं, उसकी लिमिटेशन है भाई। तो सर स्टेप टेकन बाय एससीसीबी एंड नाइकैप, एग्जांपल थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है जी। सद उमर ने नहीं नहीं, सद उमर का देखो यार, बाद में लोग जानबूझ के दूसरे को ब्लेम करते। ठीक है जी, तो बाद में बात करते हैं जी। लेना पड़ता है। इससे मैं मिसाल के तौर पर अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को अंडरगो करूंगा, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है, आपकी अकाउंटिंग पे एक्सपर्टीज है, ठीक है जी, आपकी लॉ पे एक्सपर्टीज है, आप आए हमारे बोर्ड के ऊपर, जाना चाहिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, एक्सपोजर मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं एक डायरेक्टर रह चुका हूँ, जो हम टीवी जो चलाते हैं ना, आई टेलीविजन नेटवर्क, उसके बोर्ड में डायरेक्टर रह चुका हूँ। ठीक है जी। हाँ हाँ, क्या मसला है? क्या बारी हो गई जी। अच्छा जी, फिर एक चीज और सुनो 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 सुनो, आप सबसे पहला काम, सबसे पहली जो करस्पॉन्डेंस होती है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, क्या होती है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसको आप एग्रीमेंट बोलते हो, ठीक है जी। उस एग्रीमेंट में भी आप मेंशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा काम सिर्फ ऑडिट करना है, ठीक है जी, मेरी ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा। काश ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट डे वन पे मासियों और घर वालों के बीच में होता। पिछला एक महीना हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मासी के चक्कर में। मासी को जो काम बोलो, नहीं मैं ये काम तो कर नहीं सकती, मेरा तो ये काम ही नहीं। हमने अभी नई मासी रखी थी, वो मासी कम थी, मालकिन ज्यादा थी। खाना बनाने का आपको कहा था, खाना मैं बना ही नहीं सकती, लेकिन वो जिसके थ्रू में आपको हायर किया, वो खाना बनाने का उसने कहा कि आता है खाना बना, आता है वो एक अलग बात है, बनाऊंगी नहीं। ये मुझे बता दो पोछा कहाँ कहाँ मारना है, उसके अलावा एक जगह भी पोछा नहीं मारूंगी। तो मुझे पता, इसी तरह का अग्रीमेंट होता है किसके बीच में? मैनेजमेंट और ऑडिटर्स के बीच में। ऑडिटर कहता है भाई मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ ऑडिट करना, फ्रॉड पकड़ना मेरा काम, 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना मेरा काम नहीं है। मेंशनिंग मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन एंगेजमेंट लेटर एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? आखिरी करस्पॉन्डेंस। पहली करस्पॉन्डेंस क्या है? दोनों में ये लिखो, डे वन पे बताओ मैं जब आया हूं तो ये जिम्मेदारी है, और जब जा रहे हो बताओ मैंने ये काम किया, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, ऐसा है। सर पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर बनने के लिए है या सारी कंपनीज का? सर पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, सारी कंपनीज का। जी जनाब, बड़े मांगे। रुक जा भाई, रुक जा। चलो जी, बस हम यहाँ अपनी क्लास आज ऑफ करते हैं जल्दी। मुझे बताओ सारी चीजें तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ गई भैया? पक्का? जी मेरा बच्चा, वेरी गुड सर। अगर फ्रॉड ऑडिटर नहीं पकड़ता तो फ्रॉड पकड़ने की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट में लोग रखने पड़ेंगे आपको, इंटरनल ऑडिटर के रोल को एनहेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये मैनेजमेंट का काम है। हम कहते हैं पैसा किसका है? तुम्हारा है ना, संभालोगे खुद, ठीक है जी। मैं तो आऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अवाम को बताने के लिए इन्होंने ये कमाया, ये सही कह रहे हैं गलत क्या है, बस ये करने आऊंगा। इसके अलावा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो, ठीक है ना। फ्रॉड आ गया मेरे सामने तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा उसको। हेलो, जल्दी बोलो। हेलो, मैं क्लास, बोलो कौन सा? बस वो रात से मैं गुनगुना रहा था तो मुंह पे चढ़ा हुआ था।